हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एसएसटी कक्षा में फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए उत्साहित होंगे। तो चलिए बच्चों, आइए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज हमारे पास है हमारा पाठ नंबर 12, जिसका नाम क्या है बच्चों? गांव, शहर और व्यापार, यानी कि विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड। तो चलिए आइए पाठ को पढ़ते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं परिचय के साथ। प्रस्तुत पाठ में गांव, शहर और व्यापार के बारे में बताया गया है। फसलों के अतिरिक्त उत्पादन एवं कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों के उद्भव ने नगरों व कस्बों के विकास में सहायता की है। तो बच्चों, आइए कैसे सहायता की है जानते हैं। लोहे का प्रयोग आज एक सामान्य बात है। लोहे की वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन का मुख्य भाग बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 3000 वर्ष पहले आरंभ हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार भारी मात्रा में मिले हैं। कहां पर बच्चों? जो महापाषाण कब्रें हैं वहां पर लोहे के औजार, हथियार बहुत सारी मात्रा में मिले हैं। करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फॉल आदि शामिल है। हलों के फॉल शामिल हैं। कृषि में अनाज उगाए जाते हैं जो जीवन तथा समृद्धि का स्रोत है। खेती के बिना गांव और गांव के बिना साम्राज्य का बना रहना असंभव था। अतः कृषि के विकास तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्न उपाय किए गए। अब बच्चों, क्या है कृषि में? क्या है? अनाज उगाए जाते थे जिसमें जो जीवन तथा समृद्धि का एक स्रोत थे। खेती के बिना और गांव के बिना साम्राज्य का बना रहना बिल्कुल ही असंभव था बच्चों। और कृषि के विकास तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्न उपाय किए जाते थे, जो कि इस प्रकार है। आइए समझते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नए औजार बनाए गए। सिंचाई के लिए कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय भी बनाए गए। फसलों की रोपाई के नए तरीके अपनाए गए, मतलब फसल लगाने के लिए नए नए तरीकों का निजात किया गया। अब सिंचाई से आए परिवर्तन निम्नलिखित थे। मतलब सिंचाई के बाद क्या परिवर्तन आए, आइए जानते हैं। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया सिंचाई के लिए, ठीक है। अब सिंचाई के बाद मतलब जो उनकी फसलों में क्या क्या नई क्वालिटी उभर करके आई बच्चों, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घट गई। मतलब अब एक निश्चित अमाउंट में, निश्चित मात्रा में उत्पादन जो है होने लगा। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना पड़ा। राजाओं ने सिंचाई की योजना बने और धन खर्च किया जिससे कृषकों को उसका लाभ मिल सके और फसल का उत्पादन अधिक मात्रा में हो सके। और बच्चों, उसके बाद क्या है हमारे पास? अगला टॉपिक है, गांव में कौन रहते थे? हु लिव्ड इन द विलेजेस? सो इस महाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी भागों के अधिकतर गांवों में कम से कम 3 प्रकार के लोग निवास करते थे। कितने प्रकार के बच्चों? 3 प्रकार के। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी वेलल्ला, सामान्य हलवाहे, उड़वार तथा भूमिहीन मजदूर दास कैडेसिया तथा आदिमई कहे जाते थे। मतलब बच्चों, ये उनके कुछ नाम थे जिनसे उनको संबोधित किया जाता था। और ये कौन थे? तमिल क्षेत्र में ये बड़े भूस्वामी हैं जिनको ये भूमि के अकॉर्डिंगली उनको ये उपाधि दी गई थी। इसके बाद बच्चों, देश के उत्तरी भाग में गांव के प्रथम व्यक्ति को ग्राम भोजक कहते थे। प्राय इस पद पर कई पीढ़ियों तक एक ही परिवार के लोग बने रहते थे। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वंशगत वंशानुक्रम यहाँ पर चलता था बच्चों। और यह भी कहा जा सकता है कि यह पद अनुवांशिक था, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया। सामान्यतः गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी ग्राम भोजक के पद पर होता था। सबसे बड़ा पद क्या है? ग्राम भोजक। जो गांव का बच्चों सबसे बड़ा भूस्वामी हो, जिसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में भू का स्वामित्व होता है, उसे क्या बोलते थे बच्चों? उसे बोलते थे ग्राम भोजक। और आमतौर पर इनकी जमीन पर इनके दास तथा मजदूर काम किया करते थे। इसके अलावा प्रभावशाली होने के कारण अक्सर राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं से करवाया करते थे, क्योंकि ये उस क्षेत्र में बहुत प्रभावी होते थे, इनकी ज्यादा पैठ चलती थी। ठीक है बच्चों। न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता था। न्यायाधीश का कार्य और पुलिस वगैरह का काम भी कभी कभी ये ही ग्राम भोजक, जिनके पास अत्यधिक मात्रा में जमीन थी, करते थे। ग्राम भोजकों के अतिरिक्त अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। ठीक है, जो गृहपति कहलाते थे। जो स्वतंत्र कृषक थे बच्चों इस एरिया में, उन्हें क्या बोलते थे? गृहपति। क्योंकि उनके पास अपनी क्या थी? स्वतंत्र कृषि करने के लिए भूमि थी। इसमें अधिकतर छोटे कृषक ही होते थे। इसके अलावा कुछ स्त्री पुरुष ऐसे भी होते थे जिनके पास स्वयं की जमीन
नहीं होती थी। और दास कर्मकार इसी श्रेणी में आते थे। वो यही होते थे बच्चों जो दास कर्मकार थे, उनके पास खुद की तो जमीन होती नहीं थी, तो उन्हें दास कर्मकार ही बोलते। दूसरों की जमीन पर वो मजदूरी करते थे, उनसे कुछ उनके बदले में धन प्राप्त करते थे। दूसरों की जमीन पर कार्य करके अपना जीवन यापन करते थे। लगभग सभी गांवों में कुम्हार, बढ़ई, लोहार और बुनकर जैसे शिल्पकार भी हुआ करते थे। ठीक है बच्चों, तो आइए, जैसे कि आपको पता है बढ़ई कुम्हार मिट्टी का काम, बढ़ई लकड़ी का काम, लोहार लोहे का काम, और बुनकर जो कि चटाइयां बुनना, टोकरे बुनना, ये सब काम करते थे। शिल्पकार जो मूर्तियां बनाने के काम करते थे। अब बच्चों आगे चलते हैं, प्राचीनतम तमिल रचनाएं कैसी थी। तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। जो तमिलियन जो प्राचीन रचना है उन्हें संगम साहित्य में रखा जाता है। इनकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई। इनका संकलन मदुरई के कवियों के सम्मेलन में किया जाता था। ठीक है, इसीलिए इन्हें संगम कहते हैं। गांव में रहने वालों को जिन तमिल नामों का वर्णन यहाँ हुआ है वे संगम साहित्य में मिलते हैं। वो सभी नाम कहाँ मिलते हैं बच्चों? जो साहित्य है संगम साहित्य, वहां पर उल्लेखित है। आइए सिक्कों के बारे में बात करते हैं। तो पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के प्राप्त हुए हैं। आहत सिक्के जो सबसे पुराने थे, आहत सिक्के उस टाइप के सिक्के बच्चों जो सबसे पुराने माने जाते हैं, जो लगभग 500 वर्ष चले थे। इन सिक्कों को चित्र में दर्शाया गया है। बच्चों आप देख सकते हो किस तरीके से ये क्या है, ये चित्र है बच्चों आहत सिक्कों का। ये लगभग 500 वर्ष तक यूज में रहे हैं। अब देखिए आहत सिक्के की क्या खासियत है। आहत सिक्के आमतौर पर आयताकार या कभी कभी वर्गाकार अथवा गोल होते हैं। आयताकार होते हैं, वर्गाकार होते हैं और गोल भी होते हैं। अलग अलग साइज और शेप में होते हैं। इनका निर्माण या तो धातु की चादर को काटकर या धातु की चपटी गोलाकार गोलिकाओं से किया जाता था। उनको काट काट कर सिक्के बनाए जाते थे बच्चों। इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं होता था, अपितु इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहा गया, क्योंकि इन्हें इन पर उकेर कर लिखा नहीं जाता था, इन्हें ठप्पे लगा लगा करके इन्हें बनाया जाता था। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश भागों में मिलते हैं तथा ईसा की शुरुआती सदियों तक प्रचलन में रहे। ठीक है, तो ईसा जब समय शुरू हुआ उसके शुरुआती सदियों तक इनका प्रचलन रहा है। आगे देखिए बच्चों, नगर कैसे थे। अब अनेक गतिविधियों के केंद्र थे कौन? नगर। सो सिटीज विद मैनी फंक्शंस। सो ऐसे कई कारण हैं जिससे नगर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लगभग 2500 वर्षों से भी अधिक समय से मथुरा एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात एवं व्यापार के दो मुख्य मार्गों पर स्थित था। इनमें से एक मार्ग उत्तर पश्चिम से पूरब की तरफ, तो दूसरा उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें बहुत से मंदिर थे। आसपास के कृषक और पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन एकत्र करते थे। मथुरा में बहुत अच्छी मूर्तियां बनाई जाती हैं। यह एक धार्मिक स्थल भी है बच्चों इन सभी के साथ। ठीक है, और शहर के चारों ओर तरफ क्या होती थी बच्चों? किलेबंदी होती थी सुरक्षा के लिए। बहुत से मंदिर है यहाँ पर। जो आसपास के कृषक थे और पशुपालक थे, वहां के रहने वाले लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। अब देखिए, लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बना था। मथुरा किसकी राजधानी बना था बच्चों? मतलब जो कुषाण वंश थे उनकी दूसरी राजधानी बना था 2000 वर्ष पूर्व। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ बौद्धिक विहार एवं जैन मंदिर भी हैं। मथुरा में प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर विभिन्न अभिलेख पाए गए हैं। सामान्यतः ये संक्षिप्त अभिलेख है जिनमें महिलाओं और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का वर्णन मिलता है कि मंदिरों को उन्होंने किस प्रकार से दान दिए हैं। अक्सर इस प्रकार के दान शहर के राजा रानी, व्यापारी, अधिकतर और शिल्पकार करते थे। उदाहरण हेतु मथुरा के अभिलेख में लोहार, बुनकरों, सुनारों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों तथा इत्र बनाने वालों का वर्णन किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने प्राप्त हुए हैं। कैसे? इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले तथा सुंदर बर्तन मिले हैं। इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? जो बर्तन मिले हैं उन्हें मिट्टी के बहुत पतले बर्तन, जिन्हें बोलते हैं उत्तरी काले चमकीले पात्र, क्योंकि ये अधिकतर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में प्राप्त हुए हैं। बच्चों
उत्तरी काले चमकीले पात्र एक्चुअल में होते क्या हैं, आइए समझते हैं। सो ये कठोर चौक निर्मित धातु की भांति दिखने वाले और चमकदार काली सतह वाले पात्र है। इन्हें बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते हैं, जिससे इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतला काला लेप भी लगाया जाता था, जिससे बर्तन शीशे जैसे चमकने लगते थे। समझे बच्चों? और ये इनका पूरा उल्लेख है कि वो कौन से कठोर चाक निर्मित धातु के काले बर्तन कौन से थे। तो बच्चों आगे देखते हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष सुरक्षित नहीं होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें ज्ञात हुआ कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे, जहां स्त्री पुरुष दोनों कार्य किया करते थे। ठीक है बच्चों, विभिन्न व्यापारियों और शिल्पकारों द्वारा अपने अपने संघों का निर्माण किए जाने लगे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। जो अपने अपने संघों का जिन्होंने निर्माण किया था, विभिन्न श्रेणी के व्यापारियों ने, उन्हें श्रेणी कहा जाता था बच्चों। व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी, जबकि शिल्पकारों की श्रेणियों को कार्य प्रशिक्षण देना था, मतलब ट्रेनिंग देना था, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था। किसका कार्य था बच्चों? ये शिल्पकारों का कार्य था। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे सेफ्टी के लिए। इस धन का निवेश लाभ प्राप्ति के लिए किया जाता था। इससे प्राप्त हुए लाभ का कुछ भाग जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था दान के रूप में, ताकि वहां पर उनकी सेवा हो सके। अब आगे देखिए बच्चों क्या होता है। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। अब बच्चों जो सूक्ष्म निरीक्षण क्या है, अरिकामेडु है। कैसे क्या है आइए समझते हैं। लगभग 2200 से 1900 वर्ष पूर्व अरिकामेडु एक पत्तन था, एक बंदरगाह था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों के सामान उतारे जाते थे और ईंटों से निर्मित एक ढांचा प्राप्त हुआ। ठीक है, जो संभव है कि गोदाम रहा हो, जहां भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफोरा जैसे पात्र प्राप्त हुए हैं। इनमें तरल पदार्थ जैसे शराब या तेल रखे जा सकते थे, ऐसे बर्तन मिले हैं बच्चों। ठीक है, इनमें दोनों ओर से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे, ऐसे हैंडल लगे थे। इनके साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी प्राप्त हुए। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र नाम दिया गया है। यह मुहर लगे सांचे पर गिरी चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी प्राप्त हुए जिनका डिजाइन तो रोम का था, लेकिन उनको यही बनाया जाता था। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी प्राप्त हुए हैं बच्चों। अब कुछ बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख प्राप्त हुए हैं। शुरू में तमिल भाषा के लिए यही लिपि प्रयोग में लाई जाती थी। इसके साथ कुछ छोटे छोटे कुंड भी प्राप्त हुए हैं, जो संभवतः काले कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे तथा अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनकों को बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब क्या साक्ष्य मिलते हैं बच्चों? यहाँ पर छोटे छोटे कुंड भी मिलते हैं, पानी के कुंड, जो संभवतः कपड़े की रंगाई के लिए यूज होते होंगे, कलर करने के लिए। और शीशे तथा अर्ध बहुमूल्य पत्थर के पत्थरों से जो मनके बनाते हैं ना बच्चों, उनको बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्या है? एक तमिल ब्राह्मी अभिलेख है, जो पत्थरों पर इस तरीके से उकेरा जाता था और लिखा जाता था। अब देखिए बच्चों, एक यूनानी नाविक बेरीगाजा, जो क्या बच्चों भरूच का यूनानी नाम है, की कहानी बताते हैं। तो बेरीगाजा की संकरी सड़क खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना आसान नहीं होता है। यहाँ केवल कुशल तथा अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही जहाज ला सकते थे। इसकी नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी। बेरीगाजा में कपड़े, शराब, टिन, सीसा, तांबा, मूंगा, पुखराज, सोने एवं चांदी के सिक्कों का आयात होता था। ठीक है, इनका आयात और निर्यात दोनों होता था। किसकी चीजों का बच्चों? कपड़े का, शराब का, टिन, सीसा, तांबा, मूंगा, पुखराज, सोने चांदी के सिक्कों का। यहाँ से हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कर्नीलियन, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र निर्यात होते थे बच्चों। व्यापारियों द्वारा राजा के लिए विशेष उपहार लाए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर स्त्रियां, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े सम्मिलित थे। मतलब बच्चों, जो किशोर बच्चे गायक होते थे और जो महिलाएं थी, उनको भी भेंट स्वरूप राजा को दी जाती थी। ठीक है बच्चों,
और आइए अब पाठ को दोहराते हैं। कृषि में अनाज उगाए जाते हैं जो जीवन तथा समृद्धि का स्रोत है। सामान्यतः गांव का सबसे बड़ा भू स्वामी भूभोजक के पद पर होता था। आहत सिक्के आमतौर पर आयताकार या कभी कभी वर्गाकार अथवा गोल होते थे। लगभग 25 वर्षों से भी अधिक समय से मथुरा एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात एवं व्यापार के दो मुख्य मार्गों पर स्थित था। व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी, जबकि बच्चों शिल्पकारों की श्रेणियों का कार्य प्रशिक्षण देना था। कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना होता था बच्चों। और जो स्त्रियां कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें सवेरे अपने माल कारखाने तक ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता था, मतलब उन्हें दिहाड़ी यानी कि मजदूरी दी जाती थी। बेरी गाजर की सकरी इस खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना आसान नहीं होता था। ठीक है बच्चों, इसीलिए उसको इस चीज के लिए यूज किया जाता था कि सामान यहाँ पर जल्दी से कोई चीटिंग वीटिंग भी ना कर पाए। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ में इतना ही। आई होप आप इस पूरे पाठ को समझ पाए होंगे और आपने बहुत इंजॉय किया होगा। तो मैं आपसे अब अगले पाठ में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।